हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हमारे को एग्जामिशन आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो था वो अपने पास में किया था एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। ये बहुत बड़ी एग्जामिशन थी, ठीक है जी। एजुकेशन सेक्टर किया था हमने, और आज हम लोग करने वाले हैं अपने पास में नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक। उसके बाद में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जब करेंगे वो काफी बड़ा होगा, एजुकेशन सेक्टर के इक्वलेंट ही होगा। तो ध्यान से सुनो, ये छोटे से शुरुआत करते हैं। अगर आपके होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा की अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं, ठीक है जी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर उसका किराया 1000 रुपए पर नाइट से कम है तो। अगर उसका किराया 1000 रुपए पर नाइट से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे को ना किराया निकालना पड़ेगा, उसका रेंट निकालना पड़ेगा। 1000 रुपए कैसे काउंट करते हैं? तो 1000 रुपए कुछ हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि हमें क्या करना है, सारी की सारी फैसिलिटीज और एमेनिटीज जो उसने दी हुई है उनको इंक्लूड करना है और डिडक्ट करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद यानी ये जो नेट अमाउंट आएगा ना, उसको चेक करना है 1000 से ज्यादा है या 1000 से कम है। ग्रॉस अमाउंट को मत कर लेना, नेट अमाउंट को देखना है। नेट अमाउंट अगर आपका 1000 रुपए पर नाइट से कम है तो एग्जम्प्ट है। वैसे इतने सस्ते कमरे कभी कहीं नहीं मिलते, कहीं बहुत गांव देहात में लॉज वगैरह में चले जाओ तो बात दूसरी है। होटल जिसका नाम है, चाहे वो सस्ते से सस्ता कितना ही सस्ता हो, 2 स्टार तो होगा ही कम से कम। बेटा ग्रॉस का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट से पहले। इनकम कहाँ से आ गई प्रभु? इनकम कहाँ से आ गई? ग्रॉस के नाम से इनकम ही याद आता है? ट्रॉमा में हो क्या? मेरी बात सुनो ना, मैंने आपको ये कहा, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। आप मेरे पास में आए, सर हमारे को ना 2 रूम्स चाहिए, चलो एक ही रूम चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है जी, 1 रूम चाहिए। मैंने कहा देखो मैडम, हमारे पास में ये जो कमरा है ना, ये इसका जो रेंट है ये 2000 रुपए है, प्लस आपको कुछ और फैसिलिटीज के अंदर चाहिए खाने वगैरह की। तो आपने कहा हाँ हाँ, खाना तो खाना ही होगा, हम खा के नहीं आए। मैंने कहा ठीक है 500 रुपए। आपने अब इस अमाउंट को आपने कहा अरे भैया थोड़ा सा डिस्काउंट तो दो। मैंने कहा अच्छा चलो आपके ना 200 रुपए डिस्काउंट के हो गए, हमने आपको 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दिया। तो कितना हो गया ये? 2300 रुपए। अब 2300 रुपए इज मोर देन 1000, तो जीएसटी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा बस। और अगर ये अमाउंट मैंने आपको बोला जी कि ये जो हमारे पास में कमरा था ये सिर्फ 100 रुपए का था, 500 रुपए का खाना है, 200 रुपए डिस्काउंट ले लो आप, और ये अमाउंट कितने आ गए जी? 400 रुपए। कितने? 400 आया, तो 1000 से कम है, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। 1000 इससे ज्यादा है तो नो जीएसटी, सिंपल। यहाँ इनकम कहाँ से आ गई बीच में? हाँ ठीक है, चलो ओके। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। मैंने ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी आगे, मतलब ये तो 9th है ना, इससे पहले की आपने लिखी ही होंगी। आगे चलते हैं। रेंटिंग सर्विसेज, रेंटिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूं। अगर आपने रेंट पे लिया है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को और उसका आप रेजिडेंशियल यूज करते हैं तो ये एग्जम्प्ट है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं वो टैक्सेबल है, और कमर्शियल को तो कमर्शियल के लिए यूज करोगे ही, वो भी टैक्सेबल है। सर कमर्शियल को रेजिडेंशियल के लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम फैक्ट्री किराए पे ले ले परिवार के साथ रहने के लिए।
कभी तुमने सुना है कि किसी के पास में कोई पर्सन गया हो, अरे भाई साहब ये है तो आपकी फैक्ट्री, मैं ना परिवार के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, सुबह तो हम लोग चले ही जाते हैं नौकरी पे, जब तक आप आएंगे तब तक हम उठ के चले जाएंगे, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे दो। तो ये क्वेश्चन ही भाई यार, बात समझ में आई? कोई शक? चलेगा? अब आगे चलो जी। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सर्विसेज। स्पोर्ट्स में तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे दिमाग में स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्या आता है जी? क्रिकेट आता है ना? ओके, तो अगर हमने किसी भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे को स्पोर्ट्स में कौन कौन लोग दिखाई देते हैं? ये लोग दिखाई देते हैं, एक तो प्लेयर्स दिखाई देते हैं, कोच दिखाई देता है, टीम मैनेजर दिखाई देता है, अंपायर दिखाई देता है, या फिर रेफरी भी होता है, जो भी। इनकी सर्विसेज अगर दी जाती हैं तो ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स। हाँ, अगर कमेंटेटर की सर्विसेज, कमेंटेटर की सर्विस है, या सेलेक्टर की सर्विस है, या क्यूरेटर की सर्विस है। क्यूरेटर वो होता है जो पिच वगैरह को या फिर मैदान को जो है वो ठीक ठाक तौर पे रखते हैं ना लोग, देखा तुमने? जैसे एकदम से वो जैसे ही क्या नाम है बारिश आ जाती है वो लेकर के भागते हैं कपड़ा जैसा सिंथेटिक का, तो वो क्यूरेटर्स वगैरह ही लोग होते हैं। तो अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो ये टैक्स है स्पोर्ट्स बॉडी को। अच्छा जी, अब अगर स्पोर्ट्स बॉडी ने सर्विसेज दी हैं, अब देख रहा है ना कि कहां से पीछे से आ रही है सर्विस, तो इसको सर्विस मिल रही होगी, और अगर ये आगे दे रही है सर्विसेज, ये आगे चल रहा है, तो इसका मतलब ये सर्विस दे रही होगी। अब स्पोर्ट्स बॉडी ने किसको सर्विस दी? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। एक स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विस दी, ये भी एग्जाम है। तो ये कौन सी होती है जी? ये होती है हमारी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी हो सकती हैं। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी या फिर कोई भी सर्विस दी, तो वो क्या हो जाती है जी? हमारे पास एग्जम्प्ट हो जाती है। अब ये तुम्हें समझ नहीं आया, ध्यान से सुनना। पहले एग्जाम्पल देता हूं, पहले तो प्लेयर को ही उठा लेता हूं। अगर मैं समझता हूं कि अगर मैं प्लेयर का एग्जाम्पल दूंगा तो तुम कोच और टीम मैनेजर और अंपायर और रेफरी अपने आप समझ जाओगे। प्लेयर ने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देनी है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन है? हमारे क्रिकेट के वे में अगर हम कहते हैं बीसीसीआई, तो युवराज सिंह ने बीसीसीआई को सर्विसेज दी, एक ओडीआई मैच खेला, एग्जाम्प्ट है जी, जीएसटी नहीं लगेगा। युवराज सिंह ने आईपीएल को सर्विसेज दी, रिकॉग्नाइज बॉडी है जी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, रिकॉग्नाइज बॉडी है। युवराज सिंह ने एज अ प्लेयर सर्विसेज दी किसको? किंग्स 11 पंजाब, रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं है ये उस रिकॉग्नाइज बॉडी का मेंबर है। बात समझ में आई? किंग्स 11 पंजाब, रॉयल ब्लू चैलेंजर, पता नहीं क्या होते हैं वो, जो भी होते हैं, रॉयल चैलेंजर मुझे नहीं पता, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बॉयज है, क्या है वो मुझे नहीं पता, चेन्नई सुपर किंग, आईपीएल की टीमों के नाम है। तो हम क्या कहते हैं जी? वो रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं है, वो अंबानी की, शाहरुख खान की, इनकी उनकी टीमें हैं, वो भी रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं है। तो प्लेयर ने अगर सर्विसेज दी हैं किंग्स 11 पंजाब को, उसके ऊपर लगेगी सर्विस, जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल। एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज बॉडी क्या होती है? ये बात समझ में आती है? रिकॉग्नाइज बॉडी कौन सी है? बीसीसीआई है, आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और कहने का मतलब जो चीजें, जो ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट करवाती हैं, प्ले का, क्रिकेट का, कबड्डी का, किसी का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज बॉडी होती है, तो उनको अगर सर्विसेज दी जाएगी एग्जम्प्ट है। इसके अलावा किसी और को सर्विस देगा, टैक्सेबल। ओके, अच्छा जी। अब रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कैसे दे दी थी सर्विस? मान लो बीसीसीआई का एक अंपायर था, वो अंपायर उन्होंने आईपीएल के अंदर भेज दिया,
पहले ये देखो, बीसीसीआई रिकॉग्नाइज बॉडी है, हाँ। आईपीएफ रिकॉग्नाइज बॉडी है, हाँ। अंपायर भेज दिया, तो क्या हो गया जी, हमारे पास में ये एग्जम्प्ट हो गया। अच्छा, एक और, अब ना बीसीसीआई था, वो तो अमीर है। क्यों अमीर है? हम क्रिकेट का मुकाबला होता है, फटाफट से देखने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो लोग अमीर हैं। हमारी टिकटों की वजह से, फैन फॉलोइंग की वजह से, है ना। लेकिन एक फुटबॉल का मुकाबला होता है, फुटबॉल फेडरेशन हमारे देश की बड़ी ही गरीब है, या फिर बॉक्सिंग फेडरेशन बड़ी ही गरीब है, कोई देखने जाता ही नहीं उनको। तो अब बेचारों को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही है बाहर जाने के लिए, मैचेस खेलने के लिए। बीसीसीआई ने कहा, कहते हैं वैसे तो तुम भी एक स्पोर्ट्स हो और हम भी एक स्पोर्ट्स है, और हमारा इस टाइम पे मौसम चल भी नहीं रहा, तो एक काम करो, हम तुम्हें स्पॉन्सरशिप के सर्विसेज दे देते हैं, कुछ फंड्स ले लो हमसे, या फिर हमारे से कुछ एडवर्टीजमेंट करवा लो। देखा तुमने, क्रिकेट के प्लेयर भी कभी कभी कबड्डी की ऐड कर रहे होते हैं, जो भी। तो खैर, मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्स बॉडी से स्पोर्ट्स बॉडी की बात कर रहा हूं। तो बीसीसीआई कौन है? एक स्पोर्ट्स बॉडी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, ये भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी हैं इसने, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बस एरो याद रखना। ये प्लेयर, कोच और ये कमेंटेटर सिलेक्टर लोग इस लॉजिक पे अलग-अलग है कि वो एग्जैम पे और वो टैक्स नहीं, लॉजिक वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये प्राइमरी पर्सन्स हैं, इनके बिना हो ही नहीं सकता। अब एक बात बता, तेरा और मेरा मैच हो जाए, कमेंटेटर ना हो, सिलेक्टर ना हो, क्यूरेटर ना हो, हम पीछे वाले पार्क में घूम खेल लेते हैं। कमेंटेटर क्यूरेटर हमें चाहिए ही नहीं, सिलेक्टर ये क्या होता है हमें पता ही नहीं लोकल टीमों के अंदर, और कमेंटेटर ना दे भाई कमेंट्री, हम वैसे ही छक्का मार करके प्राइज लेकर के खुश हैं। इनकी प्राइमरी सर्विसेज है, इनके बिना काम नहीं चलता। ठीक है जी, लेकिन तुम लॉजिक मत लगाया करो हर जगह। याद ही रहेगा, एक बार बोलोगे तो फिर वो याद ही रहेगा। अभी तो आपकी बात सुन के नहीं पूछेंगे, फ्रेंड में सब बोल, फिर आप गुस्सा हो डबल। अच्छा चलो ठीक है, जहां तक होगा लॉजिक मैं बताऊंगा खुद ही। कुछ चीजों के पीछे नोटिफिकेशन होती है, कुछ चीजों के पीछे केस स्टडी होती है, और कुछ चीजों के पीछे कुछ भी नहीं होता। तो जिनके पीछे कुछ नहीं होता, नहीं कहानी क्यों बनानी है, ऐसे मत करो। अच्छा चलो आगे चले। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तुमने ट्रांसपोर्टेशन के मोड पढ़े हैं छोटी क्लास में, यातायात के साधन। उसमें क्या होता था? वायुयान होता था सबसे पहले, वायुयान। एयरवेज से अगर आपने ट्रैवलिंग की है और आप आए हो या गए हो कहां पे? नॉर्दर्न ईस्टर्न के एरिया में, नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का पृथ्वी का मध्य, हाँ, 7 सिस्टर्स, उसके पास में डिपार्चर और अराइवल। अब लॉजिक सुन लो इसके पीछे है। हम ये मानते हैं वो ना कटे फटे हैं हमसे, ना देश से ही अलग है बिल्कुल, तो उनको डेवलप करने के लिए हमने ये। सर पहले तो आपने बोला था वो बहुत अमीर है, वो अमीर होते हैं अपने वे में, लेकिन हमारे से अलग रहते हैं वो, टूरिज्म के लिए। हाँ, जैसे देखो वो अपने आप में, अब मणिपुरियन होते हैं, हमसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, चाइना के साथ में लगे हुए हैं या जो भी कुछ है दूसरी कंट्री के साथ, तो वेस्टर्न कल्चर उनके अंदर ज्यादा है। एजुकेशन उनको बताना नहीं पड़ता, बेटा पढ़ लो पढ़ लो। हमारे बच्चों को बोलना पड़ता है, आ जाओ बेटा पढ़ लो पढ़ लो। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो है हमारे साथ उनका तालमेल बढ़िया नहीं है, मतलब कि ऐसा माना जाता है। तो हमने उनका ना उनके साथ तालमेल बढ़ाने के लिए डिपार्चर और अराइवल, यानी कि आप यहां से जाओ या वहां से आओ, वायुयान के द्वारा आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें मजे की, एयर फेयर ही जीएसटी से एग्जम्प्ट है।
अगर एयर के अंदर और कुछ चीजें आपने ले ली, आपका मन कर रहा है जी, आप बड़े रतन टाटा टाइप पर्सन हो, आपने ऊपर एरोप्लेन में आपको एक मैगजीन मिली, हाँ भाई ये देखो सर हमारे पास ये चीजें हैं, मैगजीन टाइप होती है पूरी, ये चीजें हैं, वुड यू लाइक टू बाय समथिंग, और आपने एक 1.25 लाख रुपए की टैग और की वॉच ऑर्डर कर दी, हाँ लेके आओ, मैं ये खरीदेगी, एयर फेयर एग्जाम था जी, वो टैग और की वॉच नहीं, वो टैक्सेबल होगी ना, लेकिन टैक्सेबल किराया तो नहीं ना। हाँ किराया नहीं, तो मैं किराए की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस किराए की बात केवल, पूरा एयरफेयर एग्जेम्प्ट है। एयरफेयर का एयरफेयर एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। तो फिर ये क्या है जो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहां कहां बोला, ये एरोप्लेन कहां जा रहा था, उन 7 सिस्टर्स के पास, साथ में एक ये सिक्किम और बागाडोरा, ये दोनों और याद रखना। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के अंदर जो तुम लोग जानते हो वो तो है ही, और साथ में सिक्किम और बागाडोरा की तरफ अगर आप जाते हो या वहां से आते हो, एग्जाम्प्ट है आपका एयर फेयर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एयरवेज। क्या वेज में नहीं, एयरवेज के लिए एयर फेयर लिया गया ना आपसे, लेकिन आपने शॉपिंग कर ली जी एरोप्लेन में बैठ के, तो वो तो टैक्स, वो शॉपिंग है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, टैक्सेबल वो शॉपिंग है। हाँ जो फेयर मतलब जो दे रहा है, आप सीधी सी बात है, आप सिक्किम की फ्लाइट पकड़ो, आपका एयर फेयर होगा, एग्जाम्प्ट है। अच्छा देखो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ हमारे लिए जो एग्जाम्प्ट है। क्यों एग्जाम्प्ट है, मतलब आप वहाँ जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, सर चाहे खाना भी ऑर्डर करेंगे नहीं एयर फेयर का पार्ट नहीं है, वही मैं बता रहा था। ट्रांसपोर्टेशन, आप इधर देखो मेरी बात सुनो, आपको बात समझ नहीं आती मेरी, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एयर फेयर सर पर एयरफेयर में खाना अगर इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड ना, मेरी बात सुनो ना, एयर फेयर साथ में आपका फूड, साथ में आपका लगेज, ये सब नहीं है इंक्लूड। साथ में आपका क्या नाम है, कुछ और भी अगर फैसिलिटी है, शॉपिंग कर लिया आपने, आपका एयर फेयर एग्जाम्प्ट है केवल, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, जीएसटी से। आपके बिल के अंदर अगर ये चीजें भी हैं तो उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ में आई मेरी बात? सर एक मिनट हो रहा हूँ, वापस नहीं आना, हम लिख लेंगे ना, तो मुझे याद रहेगा। दे तो दिया, अरे वो तो अभी लिखाया आपने। क्या हमारे सर एयरफेयर खाना, और इसकी बात वैसे भी सर से वापस थोड़ा भेजेंगे वीडियो। ये लो, भेज देंगे ना, हम भेज लेंगे। ये लो, ये लो, ये लो, ओनली एयर फेयर। सर बोलिए। सर मान लो हम दिल्ली से असम जा रहे हैं, ठीक है, एयरवेज से, हाँ वो हमारे लिए एग्जाम्प्ट होगी ना। सिक्किम बोल लेना, नॉर्थ ईस्ट में असम नहीं आता। सिक्किम बोल लेना। अच्छा लगता है सुनने में। असम, ओह सॉरी, सिक्किम हाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जाम्प्ट होगा वो। क्या एग्जाम्प्ट होगा? पैसे देगी, जीएसटी नहीं देगी बस। इसमें फायदा किसका होगा? तुम्हारा हुआ, कस्टमर का। हाँ तो क्यों, मतलब ये जो मैं उनके लिए करना चाहिए, प्रमोट करना चाहते हैं ना, जैसे वो चाहते हैं कि तू जाओ। टूरिज्म को प्रमोट करना था। हाँ टूरिज्म क्या, तू अपने हिंदुस्तान के अंदर टूरिज्म है, टूरिस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जाकर के मिलो, बस। क्यों एग्जाम्प्ट है का क्या मतलब है? टैक्स लगा दो जब परेशानी। अच्छा सुनो मेरी बात, एयरवेज आपकी एयर फेयर, अगर कहीं और जा रहे हो, दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, टैक्सेबल है, ठीक है, उन्हीं को छोड़ा हुआ बस। अच्छा अब सुनो, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग रीजनल अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये क्या होता है? ध्यान से सुनना इसको। ये बच्ची पहले तो उधर बैठी हुई थी, इधर कहाँ चली गई छुप करके? यहाँ पे मैं बैठी थी, इसका ये सर आया था, इधर लंबी है। अच्छा सुनो, इधर सुनो, ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया के अंदर आप ऐसा मानते हो कि जितने एयरपोर्ट होंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, आपस में कनेक्टिविटी बनी रहेगी ना, डेवलपमेंट भी होगा। मैं सोचो, मैंने पश्चिम बिहार से यहाँ आना है जनकपुरी तक, और मैं हवाई जहाज में आना,
बढ़िया है। हेलीकॉप्टर में आना। बढ़िया सर, ये तो बढ़िया। अच्छा सुनो, या फिर मुझे यहाँ से, अच्छा ये तो मजाक की बात थी, मुझे मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है और मेरे पास में वहां पे एयरपोर्ट ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं 2 मिनट में या 5 मिनट में पहुंच जाऊं, और लेकिन मेरे पास में वहां पे एयरपोर्ट ही नहीं है, तो फिर तो काम खराब है। ऐसे ही हमारे साथ तक क्या, कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखपुर सुना तुमने, यूपी में। तो गोरखपुर में हमारे पास में एक क्या नाम है, एयरपोर्ट नहीं था, तो वहां पे एयरपोर्ट बनाया गया। अब मैं दिल्ली से गोरखपुर तक एरोप्लेन में जाना चाहता हूं, ठीक है जी, लेकिन वहां से भी जो लोग यहां आते हैं वो लोग उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लो गोरखपुर उतना ज्यादा रिच नहीं है जितना दिल्ली और मुंबई है, तो वो कहते हैं जी आपकी टिकट महंगी है। एरोप्लेन कंपनी को कहते हैं, एयरवेज कंपनी को कहते हैं कि सर आपकी जो टिकट है ना वो महंगी है, 10,000 रुपए है, और हम तो केवल 7,000 ही अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर कितना देना चाह रहा है, 7,000, ठीक है। और मतलब ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम समझ गए, एरोप्लेन बना, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर, ताकि हम ऐसी जगहों से भी कनेक्ट हो सके जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, आया और जाया जा सके वहां। तो अब रीजनल कनेक्टिविटी तो हमने कर दी। सोचो सरकार ने एयरपोर्ट बना दिए, एयरवेज कंपनी वहां पे अपना प्लेन खड़ा करके खड़ी हुई है, लेकिन ग्राहक नहीं मिल रहा। ग्राहक कह रहा कि मैं तो 10,000 नहीं दूंगा, 7,000 ही दूंगा। तो ये सारा खर्चा बेकार हो गया, जिसके लिए बनाया था, काम किया था, वो सब खराब हो गया। सरकार आई बीच में, कहते जी एक बात बताओ, आपका कस्टमर 7 देने को तैयार है, 7,000 देने को तैयार है, और आप 10,000 मांग रहे, कह रहे हाँ देख लो सर हमारे तो 10,000 से नीचे में तो लॉस में चली जाएंगी। कहते हैं सरकार कहती है आप टेंशन मत लो। उन्होंने एक स्कीम निकाली, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है जी। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या है, ये 3,000 रुपए गवर्नमेंट देगी उस एयरवेज कंपनी को, जैसे सब्सिडी देती है, ठीक है। तो सरकार ने क्या दे दिया, सरकार ने क्या दे दिया उनको, वो अमाउंट दे दिया, सब्सिडी नहीं अमाउंट दे दिया। हाँ, ये जो 3,000 रुपए की सर्विसेज दी हैं सरकार ने उनको, वो क्या हो जाएगी सर, एग्जाम। ओके चले आगे। अच्छा जी, यातायात के साधनों का अगला साधन रेलवेज होता है ना। यदि आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 से कर रहे हैं, एयर कंडीशन से कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल होगा। क्यों भाई, आप रिच हैं, क्यों छोड़े। अगर अलग से कर रहे हैं, इसके अलावा एयर कंडीशन नहीं है, आप लोकल में लटक करके जा रहे हैं डांस करते हुए, तो ये क्या होगा सर, एग्जम्प्ट होगा इसका रेलवेज का फेयर। कोई शक, टिकट बुक करके जाते हैं, लटक के नहीं जाते। टिकट बुक करके जाओ चाहे कैसे भी जाओ, एसी में नहीं बैठ के गए तो नालायक। देखो क्या कह रही है, कह रही लटक के नहीं गए, बुक करके सीट पे बैठ के गए तो मारूंगा बहुत पकड़ के। समझाने के लिए बोला था कि एसी में नहीं, तुम गरीबी के स्तर से खड़े होकर के जा रहे हो। गरीब रथ फिर टैक्सेबल है, गरीबी के लिए एग्जाम्प्ट है। गरीब रथ गरीब रथ क्या होता है, तो गरीब रथ का नाम मतलब ये नहीं उसमें एसी नहीं है। हाँ तो है ना एसी, तो टैक्सेबल होगा। गरीब रथ का मतलब ये नहीं हो गरीबों के लिए है। कैसी बातें कर रही है पागल। अच्छा, मेट्रो रेलवे का ही एक तरीका है, रेल ही है ये भी। इस पे लगता है टैक्स, सुन लो। ट्रामवे क्या होता है नहीं पता। मुझे पता है कि कोलकाता के अंदर ट्रेन चलती है सड़कों पे, मोनो रेल चलती है, बिल्कुल साइलेंट रेल होती है। मुंबई में ये एग्जाम्प्ट होती है, इनकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए एग्जाम, जो भी है, सिटी के अंदर तो
रेलवे की लोकल ट्रेन भी होती है, अच्छा, वो एग्जाम लेकिन अगर एसी होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन एसी होगी तो जैसे एग्जाम। मुंबई में हाँ मुंबई में जैसे सर इसका डाउट है, मेट्रो में ऐसे होता है एग्जाम क्यों कर रहे हो? मेट्रो में एसी होते हैं, एग्जाम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये फटाफट से पहुंचा देती है, हाँ ये उतना लंबा समय नहीं लेती, ज्यादा से ज्यादा 72 मिनट ही के बाद आपको स्टेशन से उठा के बाहर फेंक दिया और जाएगा। ज्यादा करो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ ज्यादा करो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा करो, क्यों? क्योंकि तुमने कहीं जाना तो है नहीं, ऐसी भेजियां बाहर। क्लास के लोग भी होते मेरे हैं तो दीवार कटे थे। देखो और क्लास सुनो। भी है क्लास भी है तो बेटे में मानो देखो इधर, बात बेकार की बातें मत करो, सुन लो, टाइम वेस्ट मत करो। एयरवेज वैसे तो आज तक, वाटरवेज वैसे तो आज तक बचे नहीं। पीछे सुना गया था कि वाराणसी से बिहार के बीच में नौका चलाई जाएगी, बोट, पानी होगा तब ना, जमीन पे चप्पू चलाने से क्या होगा? सही बात। तो इनलैंड वाटर का मतलब क्या होता है, बात समझ में आती है ना? इनलैंड वाटर यानी कि विद इन द कंट्री, नदियां आती हैं इसके अंदर, एग्जम्प्ट है जी, ठीक है जी। यानी कि अगर आप नाव में बैठ करके एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो सात समंदर पार, तो समुद्र नदियों से अलग होते हैं। ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में बहती है ना, इसको यमुना नदी कहते हैं, यमुना समुद्र नहीं कहते, नालायक, ठीक है। और एक होता है जी इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन की कहानी सुन लो। इंडियन ओशन को अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह से यूज किया है और इसमें टूरिज्म पर्पस नहीं था तो एग्जम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी कि प्राइवेट नहीं है आपका, या फिर आपका पब्लिक है, मतलब आप भी जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है प्लस टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म आपको लगता है लग्जरियस होता है, मौज के लिए जा रहे हो आप, तो टूरिज्म के लिए हम कहते हैं टैक्सेबल होता है। और अगर अदर देन टूरिज्म है, यानी कि इंडियन ओशन को आपने यूज किया है, शिप में बैठ करके आप गए हैं और शिप आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि यूज की गई है मेनली अदर देन टूरिज्म पर्पस, अदर देन टूरिज्म पर्पस, तो सर्विसेज एग्जम्प्ट है। अगर पर्पस टूरिस्ट है, घूमने आए हो, टैक्सेबल है। ओके, अच्छा जी, ये तो था वाटरवेज। अगला है हमारे पास में रोडवेज। रोडवेज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो स्टेज कैरेज और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब ये क्या होता है? स्टेज कैरेज का मतलब क्या होता है? स्टेज कैरेज का मतलब होता है बस यहां से चलेगी, यहां रुकेगी, यहां से चलेगी, फिर यहां रुकेगी, बीच में पता नहीं कितनी कितनी बार रुकेगी और फिर पहुंचेगी डेस्टिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेज कैरेज। अब आपको अगर यहां से यहां तक जाना है तो आप यहीं तक का किराया दोगे ना, आगे तक का क्यों दोगे? स्टेज कैरेज होता है। और एक होता है जी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। आपने जी अपनी शादी के लिए बस बुक करवा दी कि बस जा रही है दिल्ली से जयपुर, बीच में वॉशरूम फैसिलिटी के लिए, खाने वाने के लिए रुक रही है, उसको हम स्टेज कैरेज नहीं कहते, ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। ये शुरुआत में ही सवारियां चढ़ गई जो चढ़नी थी और लास्ट में जाके उतरी, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो मतलब समझ में आ गया स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का। बोलता है अगर रोडवेज से आप गए हो, रोडवेज से आप गए हो स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर, और आपने नॉन एसी प्लस नॉन टूरिस्ट काम किया है, जो ट्रैवलिंग की है नॉन टूरिस्ट है, यानी कि आप दिल्ली दर्शन के लिए नहीं निकले हो, हरियाणा भ्रमण के लिए नहीं निकले हो, जयपुर में पिंक सिटी घूमने के लिए नहीं निकले हो, टूरिस्ट पर्पस नहीं है और नॉन एसी गाड़ी है, तो क्या होगा? काम से ही जा रहे होगे और बिना एसी के गर्मी में परेशान होते हुए ही जा रहे होगे। तो हम कहते हैं अगर नॉन एसी है और नॉन टूरिस्ट पर्पस है तो एग्जम्प्ट है, अगर एसी है तो टैक्सेबल है और टूरिस्ट है तो भी टैक्सेबल। कोई शक? अच्छा, इसके अलावा आप रोड पे चलते हो तो बस के अलावा किस में बैठते हो? मीटर कैब में। मीटर कैब का क्या मतलब होता है? वो टैक्सी पहले चलती थी,
काली और पीले रंग की, पापा से पूछना, वो मीटर डाउन करता था, ट्रन आवाज आती थी। और साथ में ऑटो भी होता था, ऐसा देखा हो तुमने जब मामा के घर जाते थे पहले। तो मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, अगर इसमें आपने सफर किया है, एग्जम्प्ट है, क्योंकि इसमें सफर करने वाला बहुत ही मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय पर्सन होता है, इसलिए हमने इसको एग्जम्प्ट किया। आज भी आप किसी टैक्सी स्टैंड पे जाएं, वहां पे आपको एम्बेसडर गाड़ी में गाड़ी चाहे मिले ना मिले, लेकिन वहां पे ओमनी वैन मिल जाएगी पीले और काले रंग की। तो ये क्या है? एग्जम्प्ट है। एक होती है हमारे पास में ना रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी क्या होता है? ओला, उबर, मेरू कैब। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो इको लिखा है ना, इको, इको का मतलब है इकोनॉमिक, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, समझ गए ना तुम? ओला, उबर, जो कि कनेक्टिविटी के साथ में काम करते हैं, कंपनी है, उसका एक मेंबर है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है और आपको लोकेशन से लेने आ रहा है और फिर लोकेशन से उठा के किसी दूसरी लोकेशन पे फेंक रहा है। तो ये क्या होती है? रेडियो टैक्सी होती है। टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना पर्सनल वाला टच आ जाता है, और पर्सनल अगर ना भी हो, शेयरिंग वाली भी हो ना, तो भी लग्जरी में आ जाती है, थोड़ी सी बेटर है उनसे, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह से। ठीक है जी, तो टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर आपने मजे मारने के लिए हाथी की सवारी, कैमल की सवारी, घोड़े की सवारी की है, तो वो भी टैक्सेबल है। जॉय राइडिंग कहते हैं हम इसको। कोई शक? एक बार बुक में पढ़ के देख लेना ये सारा टेक्स्ट, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। तो अगर ये मॉड्यूल, अगर ये तुमने इसकी इज्जत नहीं की ना, तो ये तुम्हारे को इज्जत नहीं देगा एग्जाम में। और अभी भी याद ना कर सको तो फिर भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगली सर्विस है हमारी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या कहते हैं? कहते हैं, सुनो जी, आपने ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का नहीं किया, गुड्स का किया। ठीक है जी। और अगर आपने एयरवेज से गुड्स भेजी हैं, आप तो बड़े रईस हैं, टैक्सेबल। अगर आपने रेलवे से गुड्स भेजी हैं, तो फोरम के अलावा बाकी सब कुछ टैक्सेबल है। अब सर ये फोरम क्या है? फोरम एग्जम्प्ट है, रिमेनिंग गुड्स टैक्सेबल। आओ पढ़े फोरम क्या है। एफ फॉर फूड ग्रेन्स इंक्लूड राइस, फ्लोर्स, मिल्क एंड साल्ट। कोई शक? चेक कर लो, सारी ही जरूरतों के समान। अच्छा, ओ से ऑर्गेनिक मैन्योर, आर से रिलीफ मटेरियल या फिर रेलवे इक्विपमेंट्स। भेजे कैसे जा रहे हैं जी? रेलवे के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ए से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि पैडी वगैरह, गन्ना, शुगर केन। एम से मिलिट्री या फिर डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं और न्यूज़पेपर हो सकते हैं। सर ये डिफेंस और मिलिट्री के साथ मैगजीन और न्यूज़पेपर क्यों? असेंशियल सर्विसेज क्या आती है? मैगजीन और न्यूज़पेपर। हाँ बेटा, मैगजीन का मतलब सिर्फ गृह शोभा नहीं होता। मैगजीन है ना, हमारी जर्नल्स को भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम अपडेट्स लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये है हमारी फोरम की सर्विसेज। अगर रेलवे के थ्रू ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई हैं, वो एग्जम्प्ट है। इनके अलावा अगर कुछ है तो टैक्सेबल है। कोई शक? रेलवेज की फोरम की सर्विसेज एग्जम्प्ट, रिमेनिंग टैक्सेस। अच्छा, फोरम को तुम 20 बार देखोगे, देख देख करके पढ़ोगे, बोलोगे,
अगर कोई तुमसे डिस्टर्ब होता है सुबह 4 बजे उठ करके पार्क में जा करके बोलोगे, लेकिन बोलने से ही ये तुम्हारे को याद है 20 बार। फिर नेक्स्ट टाइम जब एमसीक्यू के अंदर ये पूछेंगे कि रेलवे ने ऑर्गेनिक मैन्योर की सप्लाई दी एक जगह से दूसरी जगह में, तो तुम्हें याद आ जाएगा ओ से ऑर्गेनिक मैन्योर ही तो था। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं, वाटरवेज की बात करते हैं हम। वाटरवेज से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया गया, ठीक है, तो ये अगर नदियों के द्वारा किया गया यानी कि इनलैंड वाटर से किया गया तो एग्जाम्प्ट है। आपने सामान भेजा यहां से नौका पे, और नौका कहां पहुंची, बिहार से वाराणसी, तो वो क्या है जी, एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपने इनलैंड वाटर के अलावा किसी और तरीके से, जैसे इंडियन ओशन हो गया, तो फोरम की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल है। कितना सुंदर है ना, ये जो यहां था वो ही यहां है, कोई शक? ठीक है। अब सुनिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आपने किया है रोडवेज से, मैं निकला गड्डी लेके वाला सीन, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अच्छा, कुटिल हंसी, कुटिल हंसी। देखो इधर सुनो, हाँ जी, रोडवेज को देखते हैं। तो रोडवेज क्या कह रहा है, कहता अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया बाय वे ऑफ रोडवेज, तो हम कहते हैं अगर आपने कोरियर सर्विसेज दी हैं जी, टैक्सेबल है। ठीक है, कोरियर सर्विसेज दी हैं तो टैक्सेबल है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है हमारे पास में, जीटीए, ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, फल सब्जियां लेकर के आते हैं, देखें आजादपुर मंडी चले जाना कभी अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो वो अगर फोरम की सर्विसेज दे रही है, फोरम का मतलब समझ गए ना, 5 एसेंशियल चीजें, ठीक है जी। जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर फोरम की सर्विसेज दी हैं, एग्जाम्प्ट है। अगर अदर्स कोई सर्विसेज दी हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? अगर जो इसका फ्रेट है वो विद इन प्राइस, विद इन लिमिट है, वो लिमिट मैं अभी बताऊंगा। अगर उस ट्रक का फ्रेट जो लिमिट बताई गई है उसके अंदर है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। ठीक है जी, और पूरा का पूरा टैक्सेबल है। इनकम टैक्स कितना मत कर देना, ठीक है जी। हाँ, तो सुनो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फेयर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज एग्जाम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। अब प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जानने की इच्छा हो रही होगी, तो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट क्या है? अगर आपने पूरा का पूरा ट्रक बुक किया है, पूरा का पूरा व्हीकल आप ही ने बुक किया है कि जी वहां से आपने बड़ी वाली मंडी से सामान उठाया है, फल सब्जियां उठाई हैं, एप्पल उठा लिए, मान लो बहुत सारे बनाना उठा लिए, देखिए कच्चे केलों का ट्रक भर के जा रहा होता है। अगर पूरा का पूरा ट्रक मैंने ही बुक किया है और इसका दाम 1500 रुपए सिंगल कैरेज का है तो एग्जाम्प्ट है, नहीं होता, नहीं होता। 1500 रुपए सिंगल कैरेज आजकल कितना कहाँ रह गए भैया, अभी तो यही है, तेरे पेपर से पहले बढ़ जाए तो मैं बता दूंगा। तो वैसे ट्रक वालों को क्या लगा, वो ट्रक से क्या लगा, इनकम टैक्स, जीएसटी वालों को लिमिट दे दो। हाँ, ट्रक वालों से लगाव नहीं है, लगाव तेरे से है कि तेरे घर में फल सब्जियां पहुंचती रही। जीटीए की सर्विसेज तेरे को नहीं मिलेगी और तू डायरेक्ट नहीं लेती है, सब्जी वालों के पास आता है। हाँ, उन व्यापारियों और रिटेलर के पास आता है जो तेरे घर छोड़ करके जाते हैं या तू जिनके पास जाकर के लेती है। नेसेसिटी के अंदर आते हैं। बाकी गुड्स भी अगर इन्वॉल्व हो तो उनको भी फायदा जाता है। हाँ, और गुड्स है ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट के लिए तुम फल नहीं खा रहे, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वो ऑटो पार्ट्स कभी ना कभी तो तेरे पेन ड्राइव्स आ रही है तेरे पास ट्रक भर के,
वो कभी ना कभी तो तेरे को जरूरत पड़ेगी। कितनी जरूरत की चीजें हमेशा जरूरत की ही होती हैं सारी की सारी। टिम्बर आ रहा है, चलो टिम्बर भी तो जरूरत है, मार्बल आ रहा है, तो ये सारी जरूरतों का सामान। तो हमने इनको बोला हुआ है कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह होगा। अब कभी तुमने सोचा है तुम्हारे पास में जो मार्बल आता है कहां से आता है जी? ये मार्बल जयपुर से आता है। सिर्फ जयपुर के अंदर ही किले बन जाए सारे के सारे, तुम्हारे दिल्ली के अंदर तो बन ही ना पाए। तुम्हारे अच्छे अच्छे फ्लैट्स जो दिखाई देते हैं या कोठियां दिखाई देती हैं, अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ना हो बीच में, कनेक्टिविटी के लिए है, इसलिए इनको एग्जाम्प्ट रखा हो। तो प्रेस्क्राइब लिमिट कितनी है? फुल ट्रक अगर आपने बुक किया सिंगल कैरेज में तो 1500 रुपए, और अगर आपने पार्ट ऑफ द ट्रक बुक किया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? सब्जी लेकर के आ रहा था ट्रक और अभी थोड़ा खाली पड़ा हुआ था, मैंने कहा जी किसी और को भी है क्या, या फिर दो लोगों ने मिल करके कर लिया। सब्जी मंडी के दो दुकानदार थे, उन्होंने मेन एक ट्रक को कंबाइंड तौर पे कर लिया, तो हम क्या कहते हैं जी, अगर इसका सिंगल कंसाइनी होगा और ये पार्ट ऑफ द ट्रक बुक किया गया है तो 750 रुपए जो है वो आपका प्रेस्क्राइब लिमिट है, यानी कि आधा। अगर आपका किराया इससे कम है, ये ना फिर छोटी छोटी यात्राओं के लिए ही होती है, छोटी छोटी यात्राओं के लिए ही होती है, जैसे कि आजादपुर से पश्चिम बिहार तक आ गया, एक 1500 रुपए इसी में हो जाते हैं, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं भैया, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये डेस्टिनेशन। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई? पूरे साल का देखना है ना। सिंगल कैरेज का मतलब एक बार की यात्रा, एक बार में एक ही चक्कर मारता है और पूरे साल बैठा रहता है। या अल्लाह उठा ले इसे। सिंगल कैरेज का मतलब दोबारा करें एक ही दिन में तो भी 1500 रुपए इसका। हाँ, चेक करेंगे ट्रांजैक्शन में। अच्छा जी, कृपया ध्यान दें, नालायकों कृपया ध्यान दें। अगर कोई सर्विसेज दी जाएगी, एनी सर्विस बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट। जीटीए ने सर्विसेज दी है किसको? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। हाँ, ये जो फल सब्जियों वाले होते हैं क्या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले? या और लोग होते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जिनको की सर्विसेज दी जाती है, या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, या फिर गवर्नमेंट को अगर जीटीए की सर्विसेज दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट है, ये टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेटर थ्रू आउट द इंडिया इज एग्जम्प्ट। हमने किस चीज की सर्विस दी है? लाइसेंस की सर्विस दी है। थ्रू आउट द इंडिया आप अपना ट्रक कहीं पे भी लेकर के जा सकते हैं, हमने आपको लाइसेंस बना करके दिया है, ऐसी सर्विस हमने दी है, लाइसेंस की सर्विस दी है, तो ये क्या होगा जी? ये भी एग्जम्प्ट होगा। अच्छा हाँ सर, ये जो जीटीए रजिस्टर्ड है तो छोटे मोटे लोगों के लिए, अब जो मोटे अच्छे खासे व्यापारी हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, तो एज अ सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का। वो अनरजिस्टर्ड कैसे रहेंगे? जो अच्छे खासे मोटे ताजे व्यापारी हैं वो अनरजिस्टर्ड रहेंगे ही कैसे? जैसे ही 20 लाख के ऊपर जाएंगे इनका गला पकड़ लेंगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, 20 लाख से कम वो टर्नओवर वाले अच्छे खासे हैं तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी तो होता है दीदी। और आजकल तो सरकार क्या कहती है, बिजनेस बाद में खोलो, पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, दुकान का शटर बाद में ऑन करना, और हर एक को खतरा लगा रहता है, तो अनरजिस्टर्ड है ही बहुत कम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और एक बात बताऊं, रजिस्ट्रेशन से हमें और बहुत फायदे हो जाते हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो 10 और तरह की चीजें, हमारे बिजनेस लोन रुक जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन के लिए जरूरत है हमें, और 10 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात सुनो मेरी बात, फोर्थ पॉइंट, थर्ड से पहले फोर्थ पॉइंट कहता है जीटीए जब सर्विसेज देता है ना तो वो आपको एक कंसाइनमेंट नोट देता है।
उसके ट्रक में क्या सामान है ये आप उसको बताते हो, वो उसके ऊपर लिखता है और वो दे देता है आपको लिख करके कि ये मैं ये सामान लेकर के जा रहा हूं, एडमिट करता है एक तरीके से। बाद में तुम कह दो सोने के बिस्किट थे इसमें, ऐसा थोड़ी है। तो जो लीगली अप्रूव्ड चीजें होती है ना वही वो लेकर के जाते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या बोला जी, अगर जीटीए ने इशू नहीं किया कंसाइनमेंट नोट तो जीटीए की सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो आप स्मगलिंग भी कर सकते हो, फिर तो आप स्मगलिंग भी कर सकते हो ना जीटीए के थ्रू, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको। अब थर्ड पॉइंट सुनो, जीटीए सर्विसेज इंक्लूड नॉट ओनली एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन, न सिर्फ एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन बल्कि एंसिलरी सर्विसेज भी। एंसिलरी सर्विसेज के अंदर क्या आता है सर, इसकी वेयर हाउसिंग आती है, लोडिंग अनलोडिंग आती है। वेयर हाउसिंग परमानेंटली टेम्परेरी वाली, एक मिनट के लिए सोच के देखो, तुमने ना यहां से ना पैकेट भिजवाना है, कोई यहां गुड्स भिजवानी है दूसरी जगह पे, ठीक है, तुम उसके पास में सामान छोड़ करके आए हो, वो शाम तक तो वेयर हाउस बना के रखेगा ना, ऐसे ओपन में थोड़ी ना छोड़ देगा। तुमने उससे सामान लिया, उसने तुमसे सामान लिया, टेम्परेरी वेयर हाउसिंग उसके पास में होती है। साथ में लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले क्या होते हैं, मजदूर भी होते हैं। तो ये सब कुछ मिला मिलू करके ही ना, और यात्रा का किराया भी लगा करके वो तुमसे तुम्हारा फेयर लेता है। तो हम कहते हैं कि ना इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेरी वेयर हाउसिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, ये सारी सर्विसेज। यानी कि जीटीए की सर्विसेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां से वहां पे सामान फेंक दिया, चढ़ाएगा कौन, वो भी तो सर्विसेज है, लोडिंग और अनलोडिंग की, उतारेगा कौन। तो जिस पार्टी का सामान है वही तो देंगे, तो ना वो जीटी वाला अपना लेता है नहीं, लेकिन वो चार्ज कर लेता है पहले से। जैसे आप किसी शॉप से कूलर खरीदने जाते हो तो वो रिक्शा किराया साथ में लगा लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी जीटीए की सर्विसेज थी, ओके। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ अभी गुड्स के लिए थी, अभी पैसेंजर वाली हम पढ़ेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, हम हायर पे दे रहे हैं, हायर पे दे रहे हैं मतलब उधार नहीं होता, हायर परचेज वाली बात नहीं, हम चीजें जो हैं वो हायर पे दे रहे हैं, यानी कि वो हमें हायर कर रहा है फॉर द टाइम भी, हायर सर्विसेज है वो। अच्छा, जैसे आप टैक्सी वगैरह लेते हो। अच्छा, अब सुनो जरा इसके बारे में क्या कहा जाता है। अगर सर्विसेज दी जाती हैं, हायर सर्विसेज दी जाती हैं टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ए मोटर व्हीकल जो कि बनाती है पैसेंजर 12 से ज्यादा कैपेसिटी वाले नहीं, मतलब पैसेंजर नहीं बनाती, व्हीकल बनाती है जिसमें कि 12 से ज्यादा पैसेंजर नहीं होते। गाड़ी होती है, तुम्हारी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? 5, 4, 6, 50 बस लेके घूम रहे हो। अच्छा, इसको है ना थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। ये जो सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अच्छा मैंने पैसेंजर वाला तुम्हें नहीं कराया क्या अभी तक? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पहले करा दिया था, ठीक। सर्विसेज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट पता क्या होती है? वो छुड़वाया, अब वो अभी छुड़वाया है, होल्ड पे रखा, छुड़वाया नहीं। चैरिटी एनजीओ सलमान खान के ना वो नहीं जी, चैरिटेबल ट्रस्ट वो होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है इनकम टैक्स एक्ट में 12AA के अंदर, और साथ में ये सच में क्या कर रही होती है, चैरिटेबल पर्पस कर रही होती है, चैरिटी कर रही होती है। पानी बोतल का नीचे, अच्छा शुक्रिया, ठीक है।
तो हम क्या कहते हैं जी, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में 12AA के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2 उसे रजिस्ट्रेशन करा करके, ऐसा नहीं है कि मान लो जी मैंने बोला कि मैं ना गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये गरीब बच्चों का स्कूल है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद में तुमसे फीस मांग रहा हूँ, लाओ टैक्स की फीस 20,000 रुपए। चैरिटी थोड़ी है, फिर बिजनेस होगी। तो चैरिटी भी साथ में करनी है, प्लस एंगेज इन द चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब इसकी एग्जाम सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, बड़ा प्यारा है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है ना, बड़ा ही प्यारा है। हाँ, टू सम एक्सटेंट। कृपया ध्यान दें, अगर ये सर्विसेज देती है पब्लिक हेल्थ केयर की और काउंसलिंग की, पहला क्या, पब्लिक हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग किसकी करनी है जी, सुनो, टर्मिनली इल पर्सन्स, जो इल पर्सन होते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कैंसर हो गया, एक टर्मिनल इलनेस क्या होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, जो कि जिनसे कि जीवन को खतरा पड़ जाता है, तो उनकी केयर या काउंसलिंग अगर ये कर रहे हैं तो इनकी सर्विसेज एक्सेप्ट, नंबर 1। नंबर 2, पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, समझते हो, जैसे कि अंध विद्यालय वगैरह होते हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। अंध विद्यालय का मतलब होता है आंखों से, ब्लाइंड स्कूल, डिसेबल पर्सन। अगला, पर्सन विद ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन, नशा छुड़वाओ केंद्र की सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोग अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से बेकार हो चुके हैं उनको, या फिर जो HIV इन्फेक्टेड पीपल्स हैं उनके लिए ये कोई हेल्थ केयर या काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं या फिर कर रहे हैं। हाँ जी, ये याद रहेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, सबसे पहले तो 12A में रजिस्टर करवा रहा है, 12AA में, प्लस वही काम कर रहा है जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है। अब वो कामों में सबसे पहले काम, बहुत सारे काम करता है ये, लेकिन उसमें से एग्जाम सर्विसेज क्या है, इनकी है पब्लिक हेल्थ केयर और काउंसलिंग की सर्विसेज वो दे रहा है टर्मिनली इल पर्सन को, सीवियर डिसेबिलिटी वाले लोगों को, ड्रग्स एडिक्टेड को, ठीक है जी, और HIV अफेक्टेड पीपल्स। ओके, अच्छा, और कौन सी सर्विसेज दे रहा है, कहता है न केवल केयर और काउंसलिंग कर रहा है उनकी, ऊपर वालों की, जो ऊपर मैंने बताया, बल्कि इसके लिए अवेयरनेस भी बढ़ा रहा है। मतलब तुम ड्रग एडिक्ट नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, ड्रग एडिक्ट मत हो जाना, पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहा हूं। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ठीक है ना, एक अफेक्टेड पीपल है उस चीज से, और दूसरा जो अफेक्टेड नहीं है वो कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। HIV से रिलेटेड अफेक्टेड पीपल्स की देखभाल कर रहा हूं, और जो सही है उनको अफेक्टेड होने से बचा रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। अच्छा, साथ में सर्विसेज दे रहा हूं किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, इसको भी जोड़ दिया बीच में कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, पॉपुलेशन बढ़ती है। और नहीं है ना, मतलब ये भी होना चाहिए ना। अब प्लस लिखा है ना, प्लस होना चाहिए, नहीं है प्लस, वो ये सर्विसेज दे रहा है। पहले ऊपर वाली थी, बाद में और प्लस कर दी, तो प्लस प्लस डाल दिया वहां पे, और उसका नेचर उससे अलग था, इसलिए मैंने प्लस करके अलग से लिख दिया। चलें जी, पब्लिक हेल्थ केयर समझ में आ गया। अच्छा, ये तो ये सेवा कर रहा है, इसमें अपने दिमाग में क्या तुम्हारे सिर पे बादल आना चाहिए, सेवा वाला और अवेयरनेस बढ़ाने वाला। और अवेयरनेस किस चीज पे, इन सब पे अवेयरनेस, साथ में फैमिली प्लानिंग पे अवेयरनेस। ओके, अब और क्या सर्विसेज देता है ये, कहता है एडवांसमेंट करता है ये, किस चीज की एडवांसमेंट करता है ये, एडवांसमेंट करता है जी रिलीजियस पर्पस का। तुम्हारे को
गीता का ज्ञान देता है, बाइबल का, कुरान का ज्ञान देता है, सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, गलत बात तो किसी में नहीं लिखी हुई। ठीक है जी। स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजियन का, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का और योगा का, योग साधना जो होती है उसकी ये बारे में बताता है, ये सर्विसेज दे रहा है तुम्हारे को। वो योगा सेंटर खोल के बैठा हुआ है, देखा तुमने, लिखा होता है रामदेव जियो और जीने दो। चैरिटी की बात कर रहा हूं, रामदेव कब से चैरिटी करने लगा। हाँ, योगा सेंटर्स के अंदर चैरिटी के नाम पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वो बात मालूम है। उनका नाम क्या है मालूम है तुम्हें? बाबा रामदेव के नाम से तुम जानते हो उनको, उनका नाम है सेठ रामदेव। हाँ मेरी बॉडी को बोलो। हाँ, कोई बात नहीं, जिसको स्यू करना हो वो कर ले। फैक्ट्स के ऊपर बोलना किसी भी तरीके का गलत नहीं होता, और फैक्ट्स हैं मेरे पास। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इंस्टीट्यूशन शुड बी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड योर एक्टिविटीज शुड बी चैरिटेबल। गाय का घी तुम्हारे को फ्री में दिया जा रहा है ना, काऊ डंग के भी पैसे ले रहा है। अच्छा छोड़ो, तो क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया योगा के लिए, जियो और जीने दो एक संस्थान है जो कि पार्क्स वगैरह में योगा कैंप्स लगाता है, मेडिटेशन सेंटर भी लगा रहा है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एडवांसमेंट कर रहा है, यानी कि उसको बढ़ावा दे रहा है इसकी सर्विसेज। अच्छा जी, और क्या कर रहा है? एडवांसमेंट कर रहा है। किस चीज का एडवांसमेंट कर रहा है? एजुकेशन का और स्किल डेवलपमेंट का। अब जैसे तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारे को एजुकेशन से रिलेटेड और एक टेक्निकल हैंड होते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है। एमबीए को भी हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही मानते हैं वैसे। अच्छा, लेकिन सुनो, किसका करना है वो भी तो सुनो, आम इंसानों का नहीं। अबंडेंट चिल्ड्रन, जिनके की माता पिता उनको छोड़ चुके हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे, सेम बात नहीं है, अलग अलग है। ये छोड़ चुके हैं, ये जिंदा हैं, छोड़ चुके हैं, नालायक लोगों की संतान। ठीक है जी, मंदिर के बाहर रख जाते हैं या फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं, घटिया लोग। ठीक है, उनके बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके माता पिता चले जा चुके हैं कोरोना वगैरह में जैसे हुआ। और ये होमलेस चिल्ड्रन यानी कि जिनके पास बेचारों के पास अपना घर नहीं है। नहीं, वो पेरेंट्स की बात करता हूँ। ऑर्फन चिल्ड्रन नहीं कहते, जिसके रिलेटिव होते हैं। हाँ, पेरेंट्स चले गए, गार्जियन भी चले गए, गार्जियन भी नहीं है उसके, तो इन कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे। अच्छा, होमलेस भी समझ में आ गया। तो इनका स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन देना है, तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे लोगों को नहीं, जो घर परिवार बना करके। क्या होमलेस चिल्ड्रन और अबेंडेंट चिल्ड्रन, उनके पास घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास पेरेंट्स नहीं है। अब जरूरी है जिसके पास घर नहीं है उसके माता पिता भी छीन लेगी तू जबरदस्ती। फिर से हो गए यार, क्या डिफरेंस है? मतलब उसमें भी तो वो अरे उनके पास घर नहीं है पर माता पिता है। भाई साहब, अनाथ का मतलब होता है जिसका नाथ नहीं है। मैं ऑर्फन का नहीं पूछती, अबेंडेंट है जिसका, वो भी एक तरीके से हो गया। ये जिनके माता पिता उनको छोड़ चुके होते हैं, ये बेचारे मर गए बस। होमलेस, इनके पास घर नहीं है, माता पिता हैं। कह रहे नहीं तेरे पास घर नहीं है, इनको भी गोली मारो। तुम ना सिर्फ क्या करना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं, तुम ना ये चिल्ड्रन कर दोगे बाद में, और मैं गलत कर दूंगा तुम्हारे को। बिल्कुल सही कह रहा हूं, तुम्हारे को कुछ याद नहीं रहेगा, ये तीन चीजें याद नहीं रहेगी, सिर्फ ये चिल्ड्रन कॉमन पॉइंट याद रह जाएगा। चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों की एजुकेशन और स्किल, और वहां पे वो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन नहीं बोला मैंने। अच्छा, फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन, गाली। फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड होते हैं यार, जैसे यार जो परेशान होते हैं, अरे जो मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड, डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं मेंटली में, फिजिकली में, जैसे कि रेप विक्टिम वगैरह होते हैं। ठीक है जी। प्रिजनर्स, कैदी,
जेलर नहीं कैदी, जेलर के ऊपर। इन लोगों पे भी गलत है, ये लोग गलत है। ये गलत नहीं होते, इनका टाइम गलत होता है, इनको सुधारा जाता है। अगर आपको मालूम हो, हमारे देश की सबसे पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जो हैं किरण बेदी जी, वो भी जेल में गई थी। उन्होंने प्रिजनर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था। आम इंसान इनको इस तरीके से देखते हैं ना कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, ये गलत हो जाते हैं, कभी कभी बाद में सही भी हो जाते हैं। तो प्रिजनर्स के लिए आपने अगर एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया, 1 मिनट के लिए तुम सीए कर रहे हो, रश ऑफ ब्लड में बाहर जाते हो, कोई तुमसे कोई गाली गलौज करता है, तुम लेकर के चाकू डाल देते हो उसके पेट में, अब तुम्हें कारावास हो गया। तो तुम्हारा दिमाग तो सही था ना पहले, तो तुम्हारे ऊपर अगर अच्छा सा प्रोग्राम चलाया जाए, दोबारा से तुम्हारे को याद कराया जाए, याद करो तुम सीए कर रहे थे, याद करो तुम कितने अच्छे लोग थे, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए या फिर एजुकेशन अंदर से ही तुम्हें सीए इंटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा होता है ना, डोंट हेट द क्रिमिनल्स, हेट द क्राइम। हाँ ठीक है जी। और क्या प्रोग्राम चला रहे हैं ये एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, किसका चला रहे हैं? सिटीजन जो कि 65 साल से ऊपर है, सीनियर 60 से ऊपर होता है। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजों, ये इन सबके लिए अगर ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं या फिर एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो भी वो सर्विसेज क्या हैं जी? एग्जम्प्ट हैं। जीटीए और जीटीए कह रहा हूँ, टैक्स नहीं लगे, जीएसटी नहीं लगे। आगे चलते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, ये एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन करते हैं और वाइल्ड लाइफ, यानी कि वो वन काटने के खिलाफ हैं और साथ ही चीता मारने के भी खिलाफ हैं। वाइल्ड लाइफ होती है, उसमें चीता आता है। ठीक है, मुर्गे बकरे की बात कर रहा हूँ। मुर्गा बकरा तो कसाई के पास वैसे ही पड़ा रहता है। वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं समझो। हमारे पास, हाँ, जब छोटे थे ना तो हमने 2 तरह के पशु पढ़े थे, एक पेट एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो ये हमारे को याद रखना है। ठीक, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो एग्जाम्प्ट है। अब इसके आगे और भी हैं जी, लिखनी है वो। सर अब आप ये बोलना। हाँ जी, आगे देखना जरा। अगर अब हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की इन सर्विसेज को देखा जो कि एग्जाम थी। अगर कोई पर्सन जो कि रिलेशन रखता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन वो कोई भी मनी ट्रांजैक्शंस करता है, मतलब वो सिर्फ रिलेशन रखता है, ठीक है जी, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट से, और किसी भी तरीके की कोई एडवर्टीजमेंट करता है, उससे उसको पैसा मिलता है, या फिर मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी काम करता है जिसके लिए वो पैसे ले रहा है और वो चैरिटी नहीं है, तो ऐसी सर्विसेज जो होती हैं, ऐसे काम जो होते हैं, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है जी, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो चैरिटी से रिलेटेड नहीं है ना। तो ये यहां से यहां तक लिखा हुआ। अच्छा, और सुनिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्या क्या काम करता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्या क्या काम करता है जो कि एग्जाम्प्ट और टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाते हैं कभी कभी? अरेंजिंग योगा या फिर मेडिटेशन या योगा करवाता है, अगर वो इसके लिए कुछ भी ऐसा काम करता है चैरिटी के लिए, तो ये क्या होता है सर? ये एग्जाम्प्ट होता है, ये एग्जाम्प्ट है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाता है फॉर योगा एंड मेडिटेशन। अब आप बाहर नहीं जा सकते, आपके घर पे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आकर के आपको ट्रेनिंग दे करके जाता है, योगा इंस्ट्रक्टर आपको कुछ बता के जाता है, ये मेडिटेशन, ये भी क्या है? एग्जम्प्ट है। ट्रेनिंग ऑफ आर्ट, पेंटिंग या स्कल्पचर्स बनाना बताते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स की कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, या फिर कोई कल्चरल डांस या म्यूजिक की कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है जी?
एग्जम्प्ट हो जाता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए है ये, ठीक है, एग्जम्प्ट है। रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करवाता है वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर यही काम गवर्नमेंट करवाती है और उसके अंदर 2 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल आपके लिए मानसरोवर यात्रा ऑर्गेनाइज करती है, जिसके की अंदर हिंदुस्तान और चाइना पिक्चर में आते हैं मानसरोवर यात्रा के अंदर, तो ये बायलेटरल है। और इसके लिए हमारी एक कमेटी है जिसका की नाम है कुमाऊं मंडल विकास निगम। ये हज यात्रा, ये जो क्या नाम है पिलग्रिम यात्रा जो है, रिलीजियस जर्नी जो है, ये किसके थ्रू हो सकती है? केवल इसी के पास में राइट है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास, कि वो आपको वहां पे ले जा सके, और किसी के पास नहीं है। और ये किसके अंडरटेकिंग में है? ये किसके अंडर में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बायलेटरल अरेंजमेंट के, बायलेटरल मतलब यहां का भी है और वहां का भी है अरेंजमेंट, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, अगर कोई ऐसी यात्रा करवा रही है तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक इसी तरीके से 2 कंट्री इन्वॉल्व है हज यात्रा में भी, एक हिंदुस्तान और दूसरा जहां पे मक्का मदीना है, ठीक है। दुबई में कहां पे? दुबई में तो नहीं है शायद, दिमाग से भूल रहा हूं मैं, कोई अरेबियन कंट्री में, चलो खैर कहीं पे भी है। तो 2 देश वहां पे भी इन्वॉल्व है, और जब तक यहां की गवर्नमेंट ना चाहे तो कोई और आपका अरेंजमेंट करके दे नहीं सकता। तो ये दोनों ही ऐसी यात्राएं हैं जो कि एग्जम्प्ट की कैटेगरी में, एग्जम्प्ट सर्विस की कैटेगरी में आती। तो रिलीजियस यात्रा या फिर पिलग्रिमेज यात्रा कोई भी है वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हो बीच में, गवर्नमेंट आपकी ऑर्गेनाइजर हो, और गवर्नमेंट ऐसी यात्रा की ऑर्गेनाइजर हो जहां पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, 2 या 2 से ज्यादा, तो वो एग्जम्प्ट। होस्टल एकोमोडेशन अगर दिए जाते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो ये टैक्सेबल होती है अगर ये सर्विसेज आपको दी जा रही है। फिटनेस कैंप या फिर क्लासेस लगाई जा रही हैं किसमें? एरोबिक्स के अंदर, ये भी टैक्सेबल है। मतलब लोगों ने, ये क्लैरिफिकेशंस हैं, ये सारी क्लैरिफिकेशंस हैं, लोगों ने क्या कर लिया, अपने आप को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना करके ये काम करने शुरू कर दिए। रिलीजियस सेरेमनी या फिर कोई रिलीजियस पूजा होती है, उसमें कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बीच में आता है। जैसे कि मान लो अभी ये रथ यात्राएं वगैरह निकलती हैं ना, जगन्नाथ जी की निकलती है, हनुमान जयंती पे भी निकली, या फिर किसी और धर्म के अकॉर्डिंगली जैसे आपकी शोभा यात्राएं वगैरह होती हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड गुरुपुरब पे निकलती हैं, या फिर जो भी जिसका जैसा धर्म है, ठीक है जी। तो ये अगर इसमें कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपनी सर्विसेज देता है तो वो सर्विसेज एग्जम्प्ट। मतलब फिटनेस के और टैक्सेबल है लेकिन योगा एग्जम्प्ट है। फिटनेस क्लासेस इन एरोबिक्स बोला है मैंने, योगा एग्जम्प्ट है। हाँ वो ये भी वेलबींग के लिए ये, लेकिन एरोबिक्स का ना यहाँ पे भी कल्चर इतना है नहीं, हमने लग्जरियस के अंदर रखा हुआ है। तो आप ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास में किससे रिलेटेड है? ये हमारे पास में सारी की सारी रिलेटेड हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और मैं इसके आगे लिख देता हूँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर ये सर्विसेज दे रहा है तो इसकी टैक्सेबिलिटी या फिर एग्जम्प्ट है, ये हमने बताया। ठीक है, ओके, डन।
आगे आ जाओ। अच्छे, लिखा हुआ है अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसको, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या रिलीजियस ट्रस्ट को, तो वो टैक्सेबल है। सर ये क्या सर्विसेज थी, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दूसरों को दे रहा था, वो एग्जम्प्ट थी। और यहां पे अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। अच्छा जी, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर बाहर से इंपोर्ट कर रही है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई सर्विस, तो वो एग्जम्प्ट है, याद रखो। तो उसपे दूसरे चार्जेस भी लगते हैं क्या इंपोर्ट ड्यूटीज पे? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, बस जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब इसके बाद में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर रेंटिंग की फैसिलिटी दे रही है, ये रेंटिंग की फैसिलिटी 3 तरीके से देती है। एक तो एक कमरे किराए पे देती है, आप जाते हो मान लो कहीं दूर से चल करके आए हो किसी मंदिर या किसी आश्रम में, वहां पे कुछ रूम्स होते हैं कि अच्छा जी आप यहाँ पे ठहरो, धर्मशाला टाइप्स होते हैं ना, तो वो आपको अपनी विसिनिटी के अंदर, अपनी प्रीसेंट्स के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं, कुछ रूम किराए पे दे रहे होते हैं। यदि इसका किराया एक दिन का 1000 रुपए से कम है, कितना, एक दिन का 1000 से कम है, ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने जो आपको धर्मशाला वगैरह दी है 1000 से कम है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल। अच्छा, रूम रेंट पे देने के बावजूद ये ना कभी कभी कम्युनिटी हॉल भी देते हैं। कम्युनिटी हॉल होते हैं शादी ब्याह कराने के लिए और किसी बर्थडे पार्टी के लिए, आपने रेंट पे ले लिए उनसे, और उसका रेंट 10,000 रुपए पर डे से अगर कम है तो, 10,000 पर डे से कम है तो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, दुकानें भी रेंट पे देती हैं। हाँ जी, जो अपनी कम्युनिटी हॉल वाली बात की, हाँ जी, उसमें जो शादी वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो बर्थडे वगैरह में तो एग्जाम नहीं, हमने नहीं कहा एग्जम्प्ट है, हमने नहीं कहा एग्जम्प्ट है। मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे पास में कम्युनिटी हॉल है जो कि मैंने बनाया हुआ है, किसके लिए, कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी में आप मैरिज को अच्छा और बर्थडे को नहीं, रिलीजियस पर्पस तो मैरिज का भी नहीं है, वो भी हो सकता है कि बहुत लेविशिंग हो। कम्युनिटी हॉल ले लिया मैरिज करवाने के लिए, किसी फंक्शन को करवाने के लिए, कोई भी फंक्शन है। अब ये फंक्शन बहुत सी अलग अलग सेरेमनीज हो सकती हैं, डेथ सेरेमनीज भी होती हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, कम्युनिटी हॉल ले लिया तो हमें नहीं देखना, हमें भावुक नहीं होना कि किस काम के लिए लिया, हमें तो केवल ये देखना है कि इसका जो रेंट है ये 10,000 से ज्यादा है या कम है, कम होगा तो एग्जम्प्ट और ज्यादा होगा तो टैक्सेबल, बस सिंपल। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना। अच्छा, ये कभी कभी है ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दुकानें भी किराए पे देते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, रूम्स बना रखे थे, कम्युनिटी हॉल बना रखे थे, वहीं बाहर की तरफ जो है ना उन्होंने क्या कर रखा था, दुकानें भी बना रखी थी। मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है जी, और उसने दुकानें किराए पे दे रखी हैं और वो दुकानों पे कोई चैरिटी से रिलेटेड ही सामान बिकता है। मान लो मिठाइयाँ वगैरह बिकती हैं कि भाई यहाँ से खरीदो और चैरिटी कर दो, ऐसा आपने देखा होगा। या फिर अंदर मंदिर में जा रहे हो, यहाँ से फूलमाला ले लो, तो ऐसे दुकानदार होते हैं। तो अगर उन दुकानों का रेंट 10,000 पर मंथ से कम है, कितना, वो 10,000 पर डे था कम्युनिटी हॉल, क्योंकि वहां तो फंक्शन के हिसाब से होता है। अब ये तो दुकान तो चलती ही रहेगी ना, शॉप्स अगर रेंट पे देंगे तो कमर्शियल रेंट, कमर्शियल स्पेस अगर इन्होंने रेंट पे दिए हैं तो और वो रेंट 10,000 रुपए पर मंथ से कम है तो एग्जम्प्ट, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। तो रेंटिंग फैसिलिटी भी हमने, रेंटिंग सर्विसेज भी पढ़ ली। चले आगे। अच्छा, कभी कभी कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ओल्ड एज होम भी बना देते हैं ना सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो देखो, सर्विसेज ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट।
यानी कि ओल्ड एज होम किसने बना रखा है? गवर्नमेंट ने, सेंट्रल या स्टेट या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बना रखा है। अच्छा जी, ठीक है, वो ऐसी सर्विसेज दे रही है। और सर्विसेज मतलब मान लो, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ाए, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कह सकता हूं, मान लो तुम सीनियर सिटीजन हो गए और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को ओल्ड एज होम में छोड़ाए, और उस ओल्ड एज होम के लिए मेंटेनेंस लगती है, ऐसे नहीं है कि फ्री में रख लेंगे वो तुम्हारे को। तो मेंटेनेंस अगर 25,000 रुपए पर मंथ से कम है तो ऐसी सर्विस क्या है जी? एग्जम्प्ट है। 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो टैक्सेबल। बात समझ में आई? मेंटेनेंस होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये था हमारे पास में रिलीजियस पर्पस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सारी सर्विसेज और उनका टैक्स ट्रीटमेंट। कोई शक? बिल्कुल ऐसे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसके बाद भी अगर याद ना करो तो भाड़ में जाओ। पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये पीडीएफ इकट्ठे करने से थोड़ी ना कुछ होगा। अभी मैं यहां खड़ा हो गया, अगर तुम्हें डिक्टेट करवाने लग जाऊं, तुम्हारी किताबों में कॉपियों में लिखवाने लग जाऊं तो तुम रो दोगे, लेकिन घर जा करके हम इसकी भी कदर नहीं करते। घर जा करके बस किताबें उठा करके फेंक दी जाती। अच्छा, अब क्या होता है, अगली सर्विस पे आ गया हूं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि ना कुछ हमारे क्या नाम है आर्टिस्ट होते हैं जो कि फोक डांस या फिर म्यूजिक या फिर फोक परफॉर्मेंस देते हैं, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में देते हैं, फोक डांस या फिर वो सब चीजें करते हैं। उसका क्या होता है, वो प्रादेशिक जो, जैसे मान लो तुम्हारे, हाँ कथकली होता है या फिर डांडिया वगैरह होता है, ये कुछ भी मतलब ट्रेडिशनल वाले डांसेस या म्यूजिक, अगर ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं आर्टिस्ट। और ये आर्टिस्ट बेचारा अगर गरीब है, कितना गरीब है, 1.5 लाख रुपए पर परफॉर्मेंस से कम लेता है, यानी कि एक बार परफॉर्मेंस देता है और 1.5 लाख रुपए से कम देता है, यानी कि 1,49,000 ले रहा मान लो, तो उसकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम सर्विस, ठीक है जी। और अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 1.5 लाख एग्जाम्प्ट है इसकी सर्विसेज, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अगर मान लो ये जो पर्सन था, ये जो आर्टिस्ट था, ये परफॉर्मेंस दे रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मतलब मान लो मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं, फोक डिपार्टमेंट है, या जो भी उनका क्लासिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने किसी एक पर्सन को क्या बना रखा है, किसी डांसर को या किसी म्यूजिक आर्टिस्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि जी यही करेगा, जो भी करेगा हर बार यही उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें 1.5 लाख की लिमिट नहीं देखनी, भाड़ में जाए। 1 भी रुपया होगा ना टैक्सेबल, फुल्ली ऑलवेज टैक्सेबल इफ ही और शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है जी। और ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाते हैं? ये डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, ठीक है। वैसे मैं क्लासिकल डांसर या म्यूजिक आर्टिस्ट तो नहीं कहूंगा। अमिताभ बच्चन जी गुजरात के लिए हैं, गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, कुछ दिन तो जा रहा गुजरात में, ऐसा सुना है। मैं आप भी ऐसा बोलते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आपने ऐसी सुना नहीं सुना? अच्छा, अभी मैं कहूंगा ना कि वो हनी सिंह मनी सिंह का कॉन्सर्ट कहाँ पे है, तो अभी बता देगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। अच्छा सुनो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सर्विसेज, ये सर्विस खत्म हो गई ऊपर। ये 16 नंबर सर्विस थी, अब 17 बता रहा हूं, ठीक है। जागते रहो, आ जाओ, कौन सो रहा वाली बात नहीं है, जागते रहो, पढ़ाई करते रहो, कहने का मतलब ये बातें मत करो, इधर जागरूक रहो, इधर सुनो। देखो
अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं, पहले इसको पहचान लेते हैं। हमने क्या सर्विस दी? सर्विस दी गई है लोन प्रोवाइड करने की, डिपॉजिट्स की, ठीक है जी, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा है तुमने क्लास 11th के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ा। ये सर्विसेज दी है, ठीक है जी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। ओके, अब मेरे को एक बात बताना, प्रिंसिपल अमाउंट आता है, लिया जाता है। मान लो आप लोन ले रहे हो, आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दिया, तो ये कोई सर्विस थोड़ी है, ना ही ये गुड्स है ना ही ये सर्विसेज है, जीएसटी लग ही नहीं सकता प्रिंसिपल अमाउंट को। समझ में आई बात? लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम किसको कहेंगे? इंटरेस्ट को या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस को। मान लो आपने लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करवाया, बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे गए हैं दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जाम सर्विसेज के अंदर। प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही नहीं सकता, वो ना ही सर्विस है ना ही गुड्स है। इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्जेस वो है हमारे पास में सर्विसेज, और अगर वो सर्विसेज हैं तो वो एग्जाम सर्विसेज हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा लोन देने के लिए अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाते हैं आपसे, होता है ना, फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, पता नहीं ये छोटे मोटे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, इनको भी हमने क्या कर दिया जी, एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में डाल दिया। अगर इन सब कामों को करने के लिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन लिया जाता है तो, ठीक है। हाँ, ओके, प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सारी चीजें ये एग्जाम्पल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सारी ना असेंशियलिटी के अंदर आती है। लोन कोई लेना नहीं चाहता जब तक जरूरत ना हो, डिपॉजिट्स जब तक मिलेंगी नहीं तब तक सरकार अपना काम आगे कैसे चलाएगी। बिल डिस्काउंट करवाना कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी होता है, डिस्काउंटिंग यानी कि एनकैशमेंट होती है। अच्छा जी, तो हमने इनको एग्जाम की कैटेगरी में रखा हुआ। अच्छा, और कैसी सर्विस दे रहा है? और सर्विसेज हैं हमारे पास में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, सेल या परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी की, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी की अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो हम ये बोलते हैं अगर मिल रही है बैंक, इंटर से बैंक और ऑथराइज एजेंट के द्वारा तो एग्जाम्प्ट है, किसी और के द्वारा मिल रही है तो टैक्सेबल है। ठीक है जी, बैंक ही जनरली ये काम करते हैं, फॉरेन करेंसी का सेल परचेज जो कहते हैं जिसको भी हम, ठीक है। अच्छा, ऑथराइज एजेंट पता है ना कौन होते हैं? नहीं पता कौन होते हैं? ये जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के थ्रू तुम्हारा पैसा भी बाहर पहुंचा देते हैं, या फिर तुम्हारे मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, ये ऑथराइज एजेंट्स होते हैं। ऐसे कोई और नहीं कर दे सकता ये सर्विसेज, देता भी नहीं। अच्छा, देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। अब इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस, इन सर्विसेज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस। ये क्लैरिफिकेशंस क्यों दी जाती हैं पता है तुम्हारे को? पता है क्यों दी जाती हैं? हमने एक बात बना दी, जैसे कि मान लो, सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने सप्लाई चैप्टर मेरे साथ में पढ़ा और सप्लाई चैप्टर के अंदर हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ना सप्लाई को सप्लाई तब कहेंगे जब कंसीडरेशन होगा इन रिटर्न। लेकिन फिर शेड्यूल 1 हमें बताता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पे कंसीडरेशन ना होते हुए भी हम सप्लाई कहते हैं। शेड्यूल 1 बताता है हमारे को। और फिर उस शेड्यूल 1 के अंदर बहुत सी चीजें लिखी हुई थी, उससे सिमिलर चीजें उठ करके आई, सामने उठ करके आई कि भाई बताओ, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर कि हमने क्या बोला था। हमने बोला था जी कि अगर हम किसी को चैरिटी के वे में भी, चैरिटी के वे में अपना बिजनेस एसेट जिसका कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ होता है पहले से,
वो अगर डोनेट कर देते हैं या गिफ्ट दे देते हैं तो चाहे कंसीडरेशन ना हो इसके अंदर, फिर भी हम सप्लाई मानते हैं। तो एक मुद्दा उठ करके आया, कहता सुनो सुनो, मैं भी कुछ फ्री दे रहा हूं, गिफ्ट के वे में दे रहा हूं। हमने कहा क्या गिफ्ट के वे में दे रहा है? कहता मैं कुछ गिफ्ट के वे में दे रहा हूं, ये गिफ्ट के वे में दे रहा हूं कि बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक चीज के साथ एक चीज फ्री दे रहा हूं। या फिर मान लो सैंपल, फ्री सैंपल, मैं फ्री सैंपल दे रहा हूं या फ्री गिफ्ट्स दे रहा हूं, तो क्या इसको भी सप्लाई मानोगे? यानी कि एक चीज को हमने क्या बोला कि कंसीडरेशन नहीं है, बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर कर दिए जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ले लिया था, तो हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो सामने से एक और उठ करके आया केस, कहता सुनो जी मैं भी कुछ गिफ्ट फ्री देता हूं। हमने कहा पहले तो तुम हो कौन? कहता है फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं और डॉक्टर को जाकर के मैं फ्री गिफ्ट दे देता हूं, हॉलीडे पैकेज दे देता हूं, या फिर किसी भी तरीके का कोई सैंपल दे देता हूं, ये मेडिसिन वगैरह के। तो क्या मैं भी सप्लाई मानूं इसको? तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई, नहीं नहीं, हर एक बिजनेस के अंदर सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना और गिफ्ट्स देना एक नॉर्मल ट्रांजिशन है, तो हम इसको सप्लाई नहीं मान रहे। ये क्लैरिफाई किया गया क्योंकि सामने से केस उठ करके आया था। ठीक इसी तरीके से अब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा, अब उससे रिलेटेड अगर कोई मुद्दे हैं तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब क्या लिखा हुआ है? एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट। मैंने ऊपर बोला ना अभी तुम्हारे को, ये देखो कि इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग चार्जेस आर एग्जम्प्ट। तो कहते हैं सुनो सुनो, क्या सारे इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है? हमने कहा सारे इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। किसके ऊपर? एफडी के ऊपर। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आता है आपको? हाँ। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट की सर्विसेज होती हैं, ओवरड्राफ्ट पे आप इंटरेस्ट पे करते हो। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मालूम है? उनका पैसे से वाला पेमेंट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मानी? हाँ हाँ, तो इसमें क्या कैश क्रेडिट होता है, ऐसे ही कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होता है कि इनके ऊपर सारे के सारे एग्जाम्प्ट है इंटरेस्ट। लेकिन 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 एक तरह का इंटरेस्ट जो कि है क्रेडिट कार्ड पे, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। बताओ क्यों? इस वजह से। अब यहाँ पे एक लॉजिक है इसके पीछे। लग्जरी में नहीं आ जाता, ये कंसीडरेशन में आ जाता है। और एक क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की सर्विसेज को अगर आप जीएसटी लगा, क्रेडिट कार्ड का मेन मुद्दा ही क्या होता है जी? इंटरेस्ट कमाना। और तुमने उसी का इंटरेस्ट टैक्स फ्री कर दिया, तो गलत है। मतलब गलत क्या, करना चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। तो याद रखना, हर तरीके का इंटरेस्ट की सर्विस एग्जम्प्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की नहीं, क्योंकि वो तो बना ही इंटरेस्ट कमाने के लिए है। मेन इनकम को ही एग्जम्प्ट कर दें क्या उनकी मेन सर्विस को? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, कहता है बाउंसिंग ऑफ चेक और पीनल चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इज टैक्सेबल। अब इसका मतलब समझो पहले तो। चेक बाउंस हो जाता है, तुमने मेरे को चेक दिया, तुम्हारे साइन तुमने टूटे हुए हाथों से कर दिए, मेरी तो फीस रुक गई ना, चेक बाउंस हो गया। मेरे ऊपर क्या लग जाती है? पेनल्टी भी लग जाती है। वो तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, मेरे ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वो तो अकाउंट होल्डर को जानते हैं ना। तुम्हें क्या जाने, तुम तो थर्ड पार्टी हो उनके लिए। एसबीआई का अगर तुमने मेरे को कोई चेक दिया अपना एबीएन एमरो का और एचडीएफसी का, और मैंने एसबीआई के बैंक अकाउंट में अपने में डिपॉजिट कर दिया, एसबीआई ने उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया, 3 दिन तक घुमाता रहा उसको, बाद में पता लगा पैसे नहीं मिले, तो वो हमारे ऊपर बाउंसिंग होने पे चार्जेस लगा देते हैं। तो बोलता है इसके ऊपर, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? कहता है हाँ बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा, इसके पीछे भी लॉजिक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, हालांकि मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, चेक बाउंस होता है तो होता रहे, लेकिन इसके ऊपर टैक्स ना लग जाए, ऐसा बचाने के लिए मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। भाई साहब आपके अकाउंट में पैसे तो है ना, ये साइन तो ठीक है ना आपके? अच्छा, और सुनो, कभी कभी हमारे पास है ना, बैंक ये कहता है कि आपका अकाउंट में इतना पैसा तो होना ही चाहिए, मिनिमम इतना, 2000 10,000 जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, वो अकाउंट खोलने से पहले ही तुम्हें बता देते हैं, और तुमने उससे ज्यादा पैसे खर्च दिया। अब पैसा तुम्हारा, बैंक तुम्हें रोक नहीं सकता,
2000 का मान लो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए था, तुमने खर्च दिए, उसमें से भी वो 1500 पे आ गया। 500 का जो तुम्हारे पास में एक तरीके से तुमने रूल वॉलेशन किए, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक तुमसे, और ये इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लगेगा। ठीक है जी, आगे चलें। कहता है अच्छा, अब जब बात चली ही है, अब ये क्लैरिफिकेशन चल रही थी, कहता है जब बात चली ही है पीनल चार्जेस की, तो जरा और इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए। हमने कहा अच्छा डाल लो। कहता है सुनो, एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट, पेनल्टी वाइज पीनल इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू लोन। ओवरड्यू लोन पता है ना, समझ गए ना, लोन की ड्यू डेट आ गई थी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, ढीठ लोग हैं। अच्छा, कहता सुनो जी, पहले केस 2 पढ़ो। कहता है वेयर लोन और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी दैट इज बैंक, यानी कि तुम्हें जो ये क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं या फिर ये क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है या फिर कोई ऐसा लोन जो मिल जाता है, वो कभी कभी है ना ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाता है सर, ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ सुनो ध्यान से, मान लो तुमने मेरी फीस देनी है और तुमने 4 सब्जेक्ट की फीस देनी है, 4 सब्जेक्ट की फीस 60,000 मान लो। तुमने कहा सर हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा टेंशन ही मत लो, तुम हम ही से लोन लेकर के हमें पैसे दे दो। हाँ ऐसी स्कीम्स होती हैं, एमबीए के कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है, नासी मुंजी कराता है ऐसा। तो कहता है फीस देने के लिए अगर पैसा नहीं है मुझी से लोन ले लो, यानी कि लोन का पैसा मुझे दे दो और फिर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी कमाता रहूंगा तुमसे। तो अगर ऐसी डिले पेमेंट के ऊपर, मतलब मान लो तुमने मेरे इंस्टीट्यूट से मुझी से लोन लिया था मेरी ही फीस पे करने के लिए, हमने कहा जी हमने ना अपना एक डिपार्टमेंट भी रखा हुआ है, लोन डिपार्टमेंट, तो तुम मुझसे जाकर के लोन ले लो। वो बैंक तो नहीं है ना, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी भी नहीं है, वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक लोन डिपार्टमेंट है। हमने जाकर के उससे ना तुम्हें लोन दिलवा दिया, तुमने जाकर उससे लोन ले लिया और मेरी फीस पे कर दी, चलो ओके डन। अब वो ओवरड्यू हो जाएगा एक दिन और तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो उस पेनल्टी के ऊपर तुम्हारे को जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर यही फैसिलिटी तुमने जो मेरी फीस दी है वो क्रेडिट कार्ड से दी है या फिर कोई लोन लिया है, और ये क्रेडिट कार्ड और लोन अगर बैंक का है और वो ओवरड्यू हो गया और तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग गई है, तो उस पेनल्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, ओके। तो बैंक वगैरह से अगर लोगे और ओवरड्यू कर दोगे तो नहीं लगेगा। और अगर किसी हाँ अरे भैया, डिले चार्जेस आर कवर्ड अंडर एग्जम्पशन वेयर लोन और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी दैट इज बैंक एंड एनबीएफसी। अरे थर्ड पार्टी होगी ना, बैंक तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, सेकंड पार्टी तुम, और फर्स्ट पार्टी से ही तुमने लोन ले लिया तो टैक्सेबल है। ये देखो ऊपर वाले में, वेयर लोन और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रिसिपिएंट, यानी कि मैंने ही तुम्हें लोन दिलवा दिया। अगर बैंक ने दिलवाया तो एग्जम्प्ट, और बैंक का काम भी तुम ही कर रहे हो तो ठीक है, फिर हमें इसके लिए जीएसटी चाहिए। डिले चार्जेस की बात कर रहा हूं, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहा और इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन थी, बढ़िया थी ना। अच्छा और सुनो जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना इज एग्जम्प्ट। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अगर तुम एक अकाउंट होल्डर हो प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अंदर और तुम्हें बैंकिंग फैसिलिटी कोई प्रोवाइड की जा रही है तो वो जीएसटी के लायक नहीं है, एग्जम्प्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना गवर्नमेंट की योजना है, टैक्स नहीं लगाया उन्होंने। आगे चले, कहता है और सुनो, कभी कभी है ना बैंक जो है ना तुम्हारे से कुछ पैसे लेता है, सेटलमेंट चार्जेस जिसे कि कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई उसके साथ में राड़ा था, राड़ा समझते हो ना, झगड़ा, और उस झगड़े का अमाउंट जो था वो 2000 से कम था,
कम था, प्लस वो जो झगड़ा था ना वो क्रेडिट कार्ड की वजह से था या फिर किसी और कार्ड सिस्टम की सर्विस के ऊपर था जो कि प्रोवाइड किया गया है बैंक ने। यानी कि ध्यान देना, नंबर 1 तो झगड़ा, नंबर 2 2000 से कम का अमाउंट, नंबर 3 झगड़ा किसको लेकर के, क्रेडिट कार्ड से लेकर के किसी बैंक से, और उस झगड़े का सेटलमेंट कर दिया। ऐसी भी तो एक सर्विस है ना, वेवर डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके पास में, वो तुम्हें फोन कर रहे हो, पहले तुम्हारे को ना वहां से फोन आते हैं, कहते हैं तुमने तुम्हारी पेमेंट पूरी नहीं की है, तुम कहते हो यार 2000 रुपए तुमने खामनार के लगाए थे, मैं नहीं देता इसको, बोले कि नहीं जी हम तो क्या नाम है लगाते ही जाएंगे, इंटरेस्ट भी लगाएंगे, 2000 से आगे बढ़ा देंगे, मान लो भी 2000 से आगे नहीं बढ़ा, फिर तुम्हें ना एक तरफ से वो धमका रहे होते, दूसरी तरफ से ना एक मैडम भी फोन कर रही थी, सुनो सर पे कर दो, और यहां सत्य लौंडा पिघल जाता है। तो ये फैसिलिटी क्या दी जा रही है, जरा अच्छे से पढ़ लेना ऊपर जो लिखा हुआ है, सेटलमेंट ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी दी जा रही है जो कि 2000 रुपए से कम, फर्स्ट एरो के साथ लिखा हुआ है, देखो ठीक है जी, ओके। तो जो है ऐसी सर्विस जो है वो क्या हो जाएगी जी, हमारे पास में एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर अमाउंट जो है वो 2000 से कम है। ये और ये अलग अलग थे, डन। कहा, अरे ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड और पेमेंट कार्ड सर्विस, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट है वो उस पे नहीं, हमने ना कुछ वेवर करवाया उनसे, वेव ऑफ करवाया, ठीक है, बस इतनी सी बात है, और उसका अमाउंट 2000 से कम है, और ये बैंक के थ्रू हो रही है और किसी से नहीं है। अच्छा, वो 2000 सेकंड पॉइंट पे भी हो गया। हाँ, ये दोनों एक ही पार्ट के ही है। अच्छा, तो ये था हमारे पास में हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखो जी अगली सर्विस, कौन सा नंबर है अपने पास, 18, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इसके 3 एरो बना देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, माइक तो लगाया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है तो क्या होना चाहिए, बोलो, अपनी भावनाएं व्यक्त करो। एग्जम्प्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अगर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की होती है, सर्विसेज है, या फिर अदर प्राइवेट, बातें मत करो, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो जी, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है तो एग्जम्प्ट है, और जैसे हमारे पास में अब वो आ गए हैं ना, कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ हमारा, और ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हमारे पास, अगर इनके द्वारा दी जाती एग्जम्प्ट है, और किसी अदर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा दी जाती, जैसे तुम्हारे पास में वो होता है ना, ब्याह शादी वगैरह में जनरेटर बड़े बड़े लगा देते हैं टैक्सेबल, ठीक है जी, ये हमने बनाया। अच्छा, अब जरा जो मैं बोल रहा हूं उसको डिक्टेट कर रहा हूं, उसको तुम लिख लो, मैं यहां नहीं लिखना चाहता, आप लिखो तो सही।
एक पेज पे थोड़ी सी 4-5 चीजें अगर तुम लिख लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो फिर ये बना देते हैं ना। हाँ ये भी बना लो, बना लो। हाँ ये एक पूरी सर्विस ही बना लो जल्दी से, एक पेज में आ जाएगा ये। जल्दी से पहले ये बनाओ फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आपको कॉपी अब तक खराब नहीं हो जाएगी ना, तो आपको शांति नहीं मिलती है, यही बात है ना। ऐसा कुछ नहीं, लिखिएगा जी। एड ऑन सर्विसेज विच आर टैक्सेबल, एड ऑन सर्विसेज विच आर टैक्सेबल, या फिर एड ऑन टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, लिखो जी। एप्लीकेशन फी फॉर रियलाइजिंग फॉर रिलीजिंग, एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई मीटर लगवाने के लिए देते हो ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला लिखो, रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट। रेंटल चार्जेस, मीटर रेंट आता है तुम्हारा, पता है तुम्हारे को? मीटरिंग इक्विपमेंट, मीटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, मीटर होता है हमारा। ठीक है जी। टेस्टिंग फॉर मीटर ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा। टेस्टिंग फी फॉर शायद मैं फी बोलना भूल गया था बीच में। टेस्टिंग फी फॉर मीटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा। ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर नहीं लगे होते तुम्हारे आरडब्ल्यू के बाहर, सोसाइटी के बाहर। अच्छा आगे लिखो जी, लेबर चार्जेस फॉर कस्टमर फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर। लेबर चार्जेस फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स और शिफ्टिंग ऑफ सर्विसिंग लाइंस, शिफ्टिंग ऑफ सर्विसिंग लाइंस। कभी कभी हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, मकान के अंदर एक और फ्लोर बना लिया, या फिर सामने चले गए, या कुछ भी शिफ्टिंग किसी की वजह से हो रही, तो उसके लेबर चार्जेस। आगे लिखो जी, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल। तुम्हारा बिल खो गया, डुप्लीकेट बिल बनवाना है तुमने, ये भी एक सर्विस है, टैक्सेबल सर्विसेज। अब लिखो नोट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब ये सर्विसेज किसके द्वारा दी जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के द्वारा। और किस चीज की सर्विसेज दी जा रही है? कंस्ट्रक्शन की, इरेक्शन की, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन। लिखिए, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन,
इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर for extending electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturist for agriculture use are exempt. ठीक है, क्या बोला मैंने इसके अंदर? कहता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो होती हैं वो अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रही है, इरेक्शन की सर्विसेज दे रही है, कमीशनिंग की सर्विसेज दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की या लाइंस बिछाने की सर्विसेज दे रही हैं, कहां से कहां तक? भाई हम तो नॉर्मली यहां शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन गांव में किसान जो काम कर रहा है या फिर किसान के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट जो काम कर रहे हैं उन तक पानी पहुंचाने के लिए किसके द्वारा? ट्यूबवेल के द्वारा अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसी सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर पर्पस आ गया ना बीच में। सर ये जो हमने ऐड ऑन टैक्सेबल सर्विस वेरी टैक्सेबल है सारी ना, और ये वाली एग्जम्प्ट है। ऐड ऑन वाली हाँ टैक्सेबल है और ये वाली जो नीचे लिखवाई है नोट में वो एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। अच्छा अगला लिखो। सर भूख लग रही है अब। सर तो पेट में सिगरेट खाने लगती है। नहीं मुझे भूख लगती है लेकिन मैं भूख कंट्रोल कर लेता हूँ। अच्छा चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद सर आपका।